बच्चों, हमने पुराने जो 2 सेशन पढ़े उसमें हमने आकृति और आलेख के बारे में ज्ञान प्राप्त करा। आलेख कैसे बनाए जाते हैं वो भी ज्ञान प्राप्त करा। आज हम अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी आज का युग हमारा एक टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर यानी नई नई टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी है और वहाँ कहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आज के युग यानी कंप्यूटर युग, आप लोग सब जानते हो कि टेक्नोलॉजी आए तो पहले हमारे माइंड में सीधा कंप्यूटर आ जाता है और आप लोग आपके हाथ में अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो इंटरनेट के माध्यम से। बस वही बात आज हम आपको समझाने वाले हैं कि हमारे जीवन में कहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सुबह से शुरू हो जाता है। पहला तो है हमारे एक दूसरे के संपर्क में आना। उठ के तुरंत किसी से बात करनी हो तो भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। कोई टिकट बुक करवानी हो पिक्चर की तो मोबाइल का उपयोग करते हैं। गीत सुनना है तो भी करते हैं। ड्राइविंग करते समय कोई रास्ता हमें ना मिले तो हम मैप का उपयोग करते हैं। ऐसे खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं उसका बिल चुकाना होता है तो भी हम आज की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बिलों का भुगतान भी करते हैं। अब वो सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? जो मानव नई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है और वही दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी यानी व्यक्ति का काम सरल हो और उनके काम में बचत हो, वही आज हमें ज्ञान प्राप्त करना है। बच्चों, हमारा जब पढ़ते हो तब हमारा चैनल आपको यूट्यूब चैनल लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब आपको आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। अब पहला है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है क्या, कि कहाँ पर हम उसका उपयोग करते हैं, कैसे उसका उपयोग करना है, इसके बारे में विद्यार्थी कोई अनजान नहीं है। हम हमारे विद्यालय में भी कंप्यूटर का उपयोग कभी कभी करते थे। आपके वीक में 2 पीरियड कंप्यूटर में होता था और आप कैसे उसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड इत्यादि का उपयोग करते। कभी कभी तो गेम भी खेलते थे। पर ये सब कैसे प्राप्त होता है? कंप्यूटर के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब आज आप मोबाइल फ़ोन से ही कंप्यूटर का काम करना हुआ प्रतीत हो रहा है। वो तो आप खुद ही देखते हो, कोरोना महामारी के कारण आप लोग क्या कर रहे हो, अभी घर बैठ के ही समस्या के कारण स्कूल नहीं आ पाते हो और जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, घर बैठ के ही इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई करनी है। तो उसमें आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन बनाना यानी क्या है? एक MS ऑफिस का एक भाग है प्रेजेंटेशन, जिसमें एक साथ में कोई बात समझानी हो उसकी स्लाइड बनाई जाती है और एक एक साइड उसकी स्लाइड में पॉइंट दिए जाते हैं और अब सामने वाले व्यक्ति को आराम से समझाया जा सकता है। कोई आंकड़ों वाली बात हो तो भी आप आराम से उसमें समझाई जा सकती। आप अर्थशास्त्र में 11th में अंदाज पत्र वाला लेसन पढ़ चुके। अब अंदाज पत्र की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके अंदर ही प्रकार अलग अलग स्लाइड में लिखे जाओ और फिर उसको सेव करके फिर आप जब ओपन करो, आपकी स्लाइड शो दो तो तुरंत ऑटोमेटिक क्या होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होगा, जो आपने पॉइंट लिखे वो आपको दिखाई देंगे। दूसरा है आपका एक्सेल पॉइंट, एक्सेल वर्कशीट। अब एक्सेल वर्कशीट का उपयोग हम अर्थशास्त्र के कैसे करते हैं यानी टेक्नोलॉजी में उसका उपयोग कैसे करते हैं। अब एक्सेल यानी सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करना, कोई टोटल करना है या कोई औसत निकालनी है, कोई योग करना है, कोई सहसंबंध विषय ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात वही जो कार्य करा है उसको हम आलेख के रूप में दर्शाना चाहते हैं, वो भी काम हम एक्सेल में कर सकते हैं और वही वो मिनटों में हो जाता है। उसके लिए आपको जो ग्राफ पेपर लेके उसमें बनाना होता
नहीं है, तुरंत आपका आलेख बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। इसे वर्ड में भी आप आलेख और आकृति बना सकते हो, एक्सेल में भी बना सकते हो, पर उसके लिए कौन से रूप का आलेख अर्थात कौन सी फॉर्मूला का उपयोग करना है उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका अध्ययन सामग्री। चौथा पॉइंट सुरक्षित रखना। अब वो कैसे सुरक्षित रख सकते हो, आप जो अभी तक नोट्स बनाते हो वो नोट आप कैसे संभाल सकते हो। हमेशा कुछ भी सीखते पहले या कोई भी कार्य करते पहले सभी हम लाभ और गैर लाभ दोनों को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर वही बात ध्यान में रखनी है हमें। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में असंख्य सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जैसे आप अभी स्कूल में आते तो आपको नोट्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, इत्यादि कई सारी चीज़ें चाहिए, फिर उसको संभालनी भी पड़ती है। पर और उसको लंबे समय तक संभालो तो आपने जो नोट इकोनॉमिक्स की बनाई है 2-4 साल बाद उसकी नोट की परिस्थिति कैसी हो जाएगी खाली तुम गेस करो या ध्यान में रखो कैसा हो जाएगा। तो वो नोट शायद गीली हो जाएगी, उसमें दीमक लग जाएगी या कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, इत्यादि कई बातें वो नुकसान के रूप में देख सकते हैं या फट जाती है कोई भी। अब उसके बारे में और उसके जैसे अब ये कंप्यूटर युग आ गया, तब कंप्यूटर में जो हमने कुछ भी कार्य करा है तो हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अर्थात यहाँ बैठे बैठे कोई फोटो या कोई लेटर या कुछ भी एक दूसरे को भेजना है तो ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो। अभी आप जो मोबाइल का उपयोग करते हो उसमें कई वस्तु ऐसी आ रही है कि आप संभाल सकते हो, उसमें रख सकते हो। कि कैसे रख सकते हो और कैसे, उसमें पहला है आपको, उसमें एक आता है ड्रॉप बॉक्स, दूसरा है गूगल ड्राइव और डिजी लॉकर इत्यादि व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई है, जिसके कारण तुम लोग आराम से मोबाइल में हर एक चीज़ संभाल के रख सकते हो। ये तो हमारे पढ़ने तक की बात सीमित थी, कई बड़े उद्योगपति भी अन्य उसका उपयोग करते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट दिया है पांचवा, अन्य साधन, ये हमारे स्कूल तक सीमित था, जो हमारी पढ़ाई के लिए उपयोगी था, हमारे जीवन के लिए। अब वही अर्थशास्त्र के साथ जुड़े हुए कहीं एकम यानी सांख्यिकीय अग्रिम प्रोग्राम जैसे स्पेस, सेजाम, ईव्यू, सास इत्यादि असंख्य जानकारी के लिए सांख्यिकीय गणना करनी पड़ती है। पर यही जो जो प्रोग्राम होते हैं ना वो बाहर खरीदने लिए महंगे अथवा उसकी ऊंची कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है, और उसी संशोधन करने वाली संस्थाएं खरीद कर उसका उपयोग भी करती है। और कुछ सॉफ्टवेयर बिना मूल्य इंटरनेट पर भी प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ थे अध्ययन को टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। अब उसके लिए एक भय स्थान भी जुड़ा हुआ है, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भय स्थान, यानी नुकसान भी होता है। जो हमें उसके कैसा उपयोग करना है उसकी जानकारी हमें न हो तो समस्या भी प्राप्त होती है, और वो समस्या से हमें लड़ना पड़ता है। अर्थात कोई प्रोग्राम बिगड़ भी सकता है। यानी कंप्यूटर एक यंत्र साधन है जो हमारे कार्य से होता है, वो खुद कार्य करता नहीं, वो खाली जीरो की भाषा ही जानता है, और इसको सरल बनाना, सहायक करना, वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर बाद में उसको हम कार्य करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी न हो तो गलत आकृति या आलेख भी बन सकता है, अर्थात औसत इत्यादि प्राप्त करने में मुश्किलें भी पड़ सकती है। और कई बार कंप्यूटर के सामग्री गलत जगह पर सेव करे ना करे तो उसको डिलीट भी करना पड़ता है। अब आता है दूसरा पॉइंट हमारा है अध्ययन टेक्नोलॉजी का। दूसरा पॉइंट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज का युग एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करता है, वो हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन में कितना उपयोगी है। अब इंटरनेट यानी तुम लोग तो हर एक लोग वाकिफ ही हो, अभी मोबाइल हो पर इंटरनेट ना हो तो क्या करने का, पूरे दिन हम व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, पर फेसबुक और उसमें क्या करते हैं, खाली दोस्तों की बातें करते रहते हैं ना। पर हमें क्या करना है, वो हमारे जीवन में पढ़ाई के लिए भी कितना उपयोगी है और हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कैसे करते हैं। पहला पॉइंट आपका उद्देश्य दिया हुआ है इंटरनेट का
एक डिजिटल टेक्नोलॉजी स्वरूप है। इंटरनेट कैसा स्वरूप है? डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेट का उपयोग अक्सर अधिक से अधिक बढ़ रहा है। कोई देशों की जानकारी प्राप्त करनी हो तो इंटरनेट के माध्यम से, अब तो पढ़ाई भी इंटरनेट के माध्यम से हो गई। कितना सरल हो गया आपके लिए, आपको चाहिए था और आपको मिल गया इंटरनेट। अब पहला पॉइंट है आपका ट्यूटोरियल। अब ट्यूटोरियल यानी तुम्हें कुछ जानकारी हो सीखने के लिए, तुम तुरंत उसको लिखो और तुरंत तुम्हें प्राप्त हो सके, ऐसे उसको ट्यूटोरियल कहते हैं। जिसे प्रेजेंटेशन कहता है। कुछ वेबसाइट पर अपने विषय के कि पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन पढ़ने लायक सामग्री इत्यादि ओपन एक्सेस लिंक में रखी जाती है और ऐसी सामग्री को हम पढ़ सकते हैं तथा वह हमारे ट्यूटोरियल जैसा साबित होता है। दूसरा है तत्कालिक शिक्षा या जानकारी। पहला उदाहरण, तुम्हारे अभी हाल में तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे मोबाइल में ये पढ़ाई इकोनॉमिक्स की, वो तत्काल जानकारी प्राप्त कर रहे हो। कुछ संस्थाएं विशेषण भाषण के वीडियो इत्यादि ओपन एक्सेस लिंक में रखते हैं और वो ऐसी वेबसाइट द्वारा हमें वर्गखंड जैसे पढ़ने एवं सीखने को मिलता है। ये तुम्हारा पहला उदाहरण। कंप्यूटर के द्वारा शिक्षकों को व्याख्यान स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी लिए टेलीविज़न प्रसार किया जाता है और अर्थशास्त्र एवं अन्य विषय के विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ने योग्य, तीसरा पॉइंट है आपका पढ़ने योग्य सामग्री। पढ़ने योग्य यानी उसके लिए कोई स्केल माप या कोई कंपास बॉक्स उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नोट की ज़रूरत नहीं है, पर उसके लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कुछ मूल्य, ऐसी कीमत भी उसकी चुकानी पड़ती है और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ निष्णांत लेख, जर्नल इत्यादि पढ़ने को मिलता है। पुराने अर्थशास्त्री का ज्ञान परख प्राप्त करना है तो उस लेखक के नाम लिखो, तुरंत उनकी हिस्ट्री प्राप्त हो जाती है। अब है चौथा पॉइंट तुम्हारा विविध जानकारी प्राप्त करना। उसमें तो तुम लोग सब माहिर हो, कोई भी प्राप्त करो गूगल में लिखो ऑटोमेटिक हर हिस्ट्री उसकी आ जाती है। पर हम इंटरनेट के माध्यम से अर्थशास्त्र के बारे में कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी विषय के संबंधित जानकारी सर्च करना हो तो भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जानकारी प्राप्त करना हमारा पांचवा पॉइंट है। सर्च करके रेफरेंस बुक बनाना, अर्थशास्त्र द्वारा दिए गए व्याख्यान एवं खंड अद्भुत इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सांख्यिकीय जानकारी। अब सांख्यिकीय जानकारी यानी आंकड़ों की माहिती। ऐसा नहीं है कि खाली स्कूल कॉलेज वाले ही इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति है या कई बड़े लोग ऐसे हैं कि इस की गौण जानकारी भी हम प्राप्त कर सके है। सरकार भी उसका उपयोग करती है। सरकार के बजट की जानकारी, बैंकिंग संबंधित जानकारी, कृषि उत्पादन संबंधित जानकारी, आयात निर्यात का कद, गरीबी का अनुपात, रोजगार का अनुपात, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित जानकारी इत्यादि, ये सभी जानकारी विश्वसनीय और अधिकृत स्रोत मतलब बैंकिंग संबंधित जानकारी के लिए भी आरबीआई को वेबसाइट, भारतीय अंदाजपत्र संबंधित जानकारी, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट इत्यादि पर हम जान सकते हैं। ऐसी कई संस्थाएं भी उसका उपयोग करती है। अब आता है अर्थशास्त्र के अध्ययन में और उसके साथ इंटरनेट के उपयोग के भय स्थान। अब कि इंटरनेट का उपयोग, जैसे हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानकारी प्राप्त की, उसका लाभ भी है और गैर लाभ भी है। ऐसे इंटरनेट का भी ऐसा है, लाभ और गैर लाभ दोनों है। कि कंप्यूटर, ये परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी एक साधन ही है जो एक शिक्षक अपनी स्वयं विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान ले सकता नहीं है। शिक्षक आप तो पढ़ाता है तो बहुत सारे एक साथ में उदाहरण दे सकता है, पर कंप्यूटर आपको इंटरनेट ऐसे उदाहरण दे सकता नहीं है। जितना आप लिखोगे उतना ही वो आपको समझाएगा। इंटरनेट के अनेक प्रकार की गलत, अप्रस्तुत एवं नकल भी की जानकारी उपलब्ध होती है। आप लोग उपयोग करते हो तो इसके बारे में आपको भी
ज्ञात है। पाठकों की एवं विद्यार्थियों ऐसी जानकारी को दूर रहना चाहिए और इसके अतिरिक्त सही और गलत जानकारी को अलग करने के लिए आपका बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए। कोई भी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट पर से ही लेनी चाहिए। कोई भी वेबसाइट तुरंत ओपन करनी, जानकारी ना हो तो उसको ओपन करना चाहिए नहीं। अब आता है हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन के कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी ड्राइव। अब उसके लिए जो हर एक संस्था है उसकी सीडी बनाती है और लोगों तक पहुंचाती है, और इसके लिए जानकारी प्राप्त करने कई संस्था जैसे कि प्रयोगशाला, संशोधन केंद्र, सरकारी संस्था एवं संपूर्ण अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त करके उसकी सांख्यिकीय विवरण का भी अहवाल तैयार करती है। एक सीडी बनाई हो कोई भी प्रोग्राम की, अभी जो अर्थशास्त्र का ये पहला लेसन आज पूरा होगा और उसकी सीडी बन जाएगी तो कभी भी कोई भी व्यक्ति को उसकी सीडी चाहिए तो उसको मिल सकती है और उसके कारण वो आगे पढ़ाई भी कर सकता है। ऐसे ही संस्था के अधिकृत आंकड़ों की सीडी बाजार के बेचने में के लिए रखी जाती है और जिससे शैक्षणिक संस्थाएं, संशोधन संस्थाएं इत्यादि खरीदती है और उसका उपयोग अध्ययन एवं संशोधन के लिए भी करती है। तो ऐसी कई संस्था है जिसमें पहला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के समझे। आप जानते हो कि भारत में प्रति वर्ष जनसंख्याएं बढ़ती जाती है और उसके लिए आंकड़े भी प्राप्त करने पड़ते हैं। दूसरा है जनगणना की आंकड़े। हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। उसमें मृत्यु आंक, जन्म दर के आंक दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उसके आधार पर सीडी बनती है। उद्योगों के सर्वे यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। चौथा है आपका NSSO, जिसका परीक्षा में 1 मार्क में उसका फुल फॉर्म पूछाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की भी सीडी उपलब्ध है। अर्थतंत्र की तमाम जानकारी के लिए सीडी उसे मंत्रालय और सांख्यिकी विभागों से ही प्राप्त होती है। ये बात आप ध्यान में रखना कि दूसरा, अब उसके इसी प्रकार कुछ संस्थाएं CMI यानी उसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इत्यादि की सांख्यिकीय जानकारी भी सीडी बेचती है और समग्र अर्थतंत्र को महत्वपूर्ण आंकड़ों का सॉफ्टवेयर बनाती है। यद्यपि अधिक खर्चीला होता है और संशोधन संस्था कंपनी द्वारा खरीदी जाती है। अब उसके लाभ के साथ जो अपने आगे अध्ययन टेक्नोलॉजी के लाभ और गैर लाभ देखे, इंटरनेट के लाभ और गैर लाभ देखे, ऐसे सीडी के भी लाभ और गैर लाभ है पर वो शॉर्ट में है। अर्थतंत्र की जानकारी देने वाली सीडी अनेक प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं। उसमें हमें आवश्यक आंकड़ों के ज्ञात करने का कार्य खूब कठिन होता है और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए जानकारी भी आवश्यक होती है। यहाँ पर आपका पहला लेसन पूरा होता है। आपको लेसन का पूरा पीछे आपको टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय दिया हुआ है, वो स्वाध्याय पूरा करना है। फेयर बुक में आपको लिखना है और जब आपको स्कूल से मैसेज दिए जाए तो आपको नोट स्कूल में दिखाने के लिए रखनी है। यानी पूरा लेसन यहाँ पर पूरा हो रहा है आपका। अच्छे से पढ़ो, घर बैठ के पढ़ो, कोरोना के कारण बाहर मत निकलो, अपना ध्यान रखो और सुरक्षित रहो। इसीलिए आपको जब ये लेसन पूरा हो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ पर लीना ठक्कर आपको ये लेसन पूरा करते हैं।